नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार में विपक्ष की राजनीति में आए भूचाल की। पिछले सप्ताह पटना में गांधी मैदान में आरजेडी ने मुस्लिम महासम्मेलन में मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा की थी और इस भारी भीड़ के बीच में जो बात उसने कही थी उसके बाद से बिहार में मुसलमानों की राजनीति गरमाई हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17% है, जो 2025 तक 25% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सीमांचल के 4 जिले, जिसे आप मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, वहां मुस्लिमों की आबादी करीब 50% है और इन 50% आबादियों में करीब 23 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो विधानसभा है, वहां पर करीब 50% के आसपास जो है मुसलमानों की संख्या है। इसके अलावा दरभंगा की 4, भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला को मिला दे तो 10 और इन सीटों के अलावा आप सिवान और गोपालगंज की कुछ सीटों को ले लें तो यहां मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में है। यहां राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रत्याशी इसी समुदाय से उतारते हैं और इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी के कारण ही ओवैसी की नजर बिहार की सियासत पे है और पिछले चुनाव में मिली कामयाबी ने ओवैसी की राजनीतिक इच्छा को पंख लगा दिए हैं। सीमांचल में 2020 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की को पछाड़कर 5 सीटें हासिल करना यह बताता है कि मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी की धाक अभी बनी हुई है और इसी धाक को कम करने के लिए लालू के नेतृत्व वाले महागठबंधन के नेता ओवैसी को वोट कटवा, बीजेपी की बी पार्टी बताकर उसकी राजनीतिक हैसियत को कम करने की कोशिश करते रहती है। लेकिन ओवैसी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से इस प्रयास को धराशायी कर दिया। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की जो इच्छा जताई है, उस इच्छा को जानकर बिहार की राजनीति के चाणक्य लालू प्रसाद यादव को भी चक्कर आ रहे हैं। हर सवाल का तत्काल जवाब देने वाले लालू प्रसाद यादव पहली बार ओवैसी को हां या ना कहने के लिए सोच रहे और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पत्र लिखे, यानी अनुरोध किए हुए कि महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन लालू अभी तक सोच ही रहे हैं कि ओवैसी को इन करे या आउट करे। ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं, जिन्होंने यह पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष वोटरों को एकजुट करने के लिए, उनके बिखराव को खत्म करने के लिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए और लालू यादव और कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने वामपंथी नेताओं को भी टेलीफोन पर बात की है। ये केवल पत्र लालू को ही नहीं लिखा गया, बल्कि इस गठबंधन के जो दूसरे साथी हैं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, कांग्रेस और जो दूसरे नेता है वामपंथी, उन सबको उन्होंने पत्र लिखा है, टेलीफोन पर बात की है और कहा है कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम को भी शामिल कर लिया जाए। बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष वोटरों के बिखराव को रोकने के लिए अख्तरुल ईमान ने बिहार के दूसरे वामपंथी नेताओं से भी टेलीफोन पर चर्चा की है और ये बात उन्होंने पत्र में जिक्र भी किया है, इसका जो उन्होंने लालू को भेजा है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों की अहमियत को यह चीज बताती है, जो लिखा गया है पत्र बताता है कि मुस्लिम वोटरों की अहमियत बिहार की राजनीति में कितना है और यह भी जताता है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए ये कितने लालायित हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने से रुक जाएगा मुस्लिम वोटरों का बिखराव? क्या लालू और तेजस्वी ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने को राजी हो जाएंगे? क्या बिहार में मुस्लिम वोटरों के ठेकेदार हैं लालू? क्या बिहार में मुसलमानों की खराब स्थिति के लिए माई समीकरण की राजनीति जिम्मेदार है, जो अब तक लालू यादव करते आए हैं? और क्या ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होने का आग्रह बिहार के मुसलमानों को एनडीए से अलग करने की चाल है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम परिचय करवाएंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद चिराग पासवान जी की भी प्रतिक्रिया आई है इस पत्र पे और मनोज झा ने भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसको हमने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, लेकिन इसके लिए अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हर कोई अपने हानि लाभ का ध्यान रखते हुए चालें चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक चाल चली है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने। ओवैसी की चाल से बिहार के एक से एक धुरंधर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अब अगला चाल क्या चले। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जिस ओवैसी को महागठबंधन के लोग
बीजेपी का बी टीम कहते थे, अब वही ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देते हुए लालू को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए। जिस महागठबंधन में पहले से ही 6 पार्टियां शामिल हैं, उनमें अब ओवैसी की AIMIM भी शामिल होना चाहती है। बिहार के राजनीतिक धुरंधरों को ओवैसी की एक चाल ने इतना परेशान कर दिया जितना उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ओवैसी की इस चिट्ठी पर आखिरी फैसला लालू को लेना है, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने तो ओवैसी को मैदान में ही नहीं उतरने की सलाह तक दे डाली है। दरअसल उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बिहार में ओवैसी का जनाधार नहीं है, इसलिए उन्हें बिहार के चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। जब आपका न लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। अब सवाल उठता है कि अगर ओवैसी का जनाधार नहीं है तो पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटें कैसे जीती। अब सवाल महागठबंधन पर भी उठता है कि जब वो ओवैसी पर आरोप लगाते हुए उसे बीजेपी की बी टीम कहते हैं और वोटकटवा पार्टी कहते हैं, तो अब जब ओवैसी खुद महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं तो उन्हें महागठबंधन के लोग अपने साथ क्यों नहीं लेना चाहते। जब आप कहते हैं कि ओवैसी वोट काटते हैं और इससे मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है, तो क्यों नहीं महागठबंधन इस बिखराव को ओवैसी को शामिल करके रोक लेते हैं। सवाल ये है कि माई समीकरण के बूते दशकों तक बिहार में राज करने वाले लालू अपना मुसलमान वोट ओवैसी को कैसे दे दें। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मुसलमान लालू के ऊपर ओवैसी को मानते हुए वोट कर चुके हैं। 2025 में वो मुसलमान वोटर ओवैसी को ही वोट करें, इसके लिए ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना चाहते हैं, लेकिन लालू इसके लिए तैयार नहीं दिखते। बिहार में 243 सीटों में से करीब 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है, जहां ओवैसी की पार्टी असर डालती है। पिछली बार सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ओवैसी अपनी ताकत जता चुके हैं। ये सीटें पहले लालू और कांग्रेस के खाते में थी। यही वजह है कि लालू ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो NDA के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी हो, NDA के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरीके से वक्त में संशोधन किए गए, जिसमें प्रो पुअर मुसलमानों को उनका हक अधिकार देने का इसमें काम किया गया, तो वो भी हम लोग के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक में वो मुसलमान महिलाएं जिनको राहत मिली है, वो अपने आप को हमारे गठबंधन के साथ जुड़ता हुआ देख रही हैं। तो मुसलमान वोटों में हो रहे इस बिखराव को रोकने की दृष्टि और सोच के साथ अब उनको आमंत्रित किया गया है, वो आमंत्रित होना चाह रहे हैं, जो भी है, पर इसके पीछे की सोच यही। तो मुस्लिम वोट के बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, और महागठबंधन के जो नेता है जो अपने आप को मुसलमान वोटरों का ठेकेदार समझते हैं, वो अब जो है वो सोच में पड़ गए हैं कि ओवैसी के इस आग्रह का, इस प्रपोजल का किया क्या जाए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सुमित शशांक जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर MLC है, आरजेडी की प्रवक्ता के तौर पे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार है, प्रवक्ता है VIP पार्टी के, मुकेश सहनी जी की पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर है, और साथ में AIMIM के जो है वो
सदस्य भी हैं, नेता भी हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर वैभव कुमार झा एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सीधा जो है वैभव कुमार जी के पास जाना चाहूंगा और वैभव कुमार जी से ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। वैभव जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, और अभी चिराग पासवान जी कह रहे थे कि लिखी गई है या लिखवाई गई है, लेकिन कुछ भी हो, चाहे लिखी गई हो चाहे लिखवाई गई हो, लेकिन चिट्ठी तो है, चिट्ठी गई है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में अगर शामिल कर लिया जाता है इनको, ओवैसी की पार्टी को, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान वोट जो है, वो जो बिखराव है, जिस बिखराव की बात कर रहे हैं, वो बिखराव रुक जाएगा? क्या एक मुश्त जो मुस्लिम है वो चला जाएगा महागठबंधन की ओर? देखिए मुकेश भाई, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो छवि है, वो सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलने की उनकी छवि है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी साहब अगर वहां चले जाते हैं, लालू जी अगर उनको ले भी लेते हैं गठबंधन में, मुझे इस बार लगता है कि जो इस बार का 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देखेगा। सारे मुसलमान भाई जो है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अभी आपने देखा जो वक्फ संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल, उसमें जो हमारे जितने भी गरीब मुसलमान भाई बंधु हैं, क्योंकि हम लोग जो है सब लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं पुराने मुसलमान भाई लोग। तो मैं आपको डंके की चोट पर मुकेश भाई कहना चाहता हूं कि उन सबसे आरजेडी की दाल गलने वाली नहीं है। इस बार एनडीए को बम्पर वोट मिलने वाला है मुसलमान भाइयों के, क्योंकि चिराग पासवान जी की जो छवि है ना, वो सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलने की है। तो चिराग जी हमारे हैं ना नेता, इसमें एनडीए में जो 5 घटक दल हैं उसमें चिराग जी भी हैं। इसलिए तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एक फेस होना चाहिए, फेस होना चाहिए। उसमें बहुत मेजर फैक्टर है कि चिराग पासवान जी अगर जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाते हैं, जो हम लोग एक लोजपा कार्यकर्ता और बिहार के आम आवाम की तरफ से जो एक आवाज उठती जा रही है, जो आप पोस्टर वगैरह देख रहे हैं, उसमें इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो जितने मुसलमान भाई हैं, आप देखेंगे 225 पार का जो एनडीए का नारा है, उसमें मुसलमान भाई बम्पर तरीके से वोट एनडीए को करेंगे। जी नहीं, ठीक है, ये तो, लेकिन आरजेडी तो तैयार ही नहीं है। आरजेडी तो खुद संशय में है कि वो ले कि नहीं ले। मुकेश भाई, मैं कह रहा हूं अगर तैयार हो भी जाए ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बार मुसलमान भाई का जो वोट है एनडीए को बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। चलिए अब उसको आरजेडी में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। उर्मिला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई है, एमएलसी भी हैं, बीजेपी की तेज तर्रार नेता हैं, बहुत ही अच्छी वक्ता भी है, बहुत दिन के बाद जुड़ी हैं। उर्मिला जी स्वागत है आपका। आरजेडी की एमएलसी हैं आप और तेज तर्रार प्रवक्ता है, पहले भी हमारी बातचीत होती रही है। लेकिन यह जो मौका है कि ओवैसी चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी को इससे पहले तो आप लोग जो है भला बुरा कहते रहे हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी पार्टी है, वोट कटवा है, उसके कारण धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव हो जाता है, एनडीए को फायदा हो जाता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे शामिल कर लो महागठबंधन में। तो आपके नेता कह रहे हैं कि भाई वो नहीं लड़े, राजनीति में, बिहार की राजनीति में शामिल ना हो, उनका कोई आधार नहीं है। तो ये कैसा आधार? अगर आधार नहीं होता तो 5 सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में निकाली थी। देखिए मुकेश जी, अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है जी, और उन्होंने तो प्रस्ताव दिए हैं। हमारी पार्टी हमेशा से लोगों को, आदरणीय नेता का है कि ये गंगा जमुनी जो तहजीब हमारे देश का है, जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है इस देश के अंदर, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोगों के बारे में हमेशा बाबू लालू प्रसाद यादव जी का एक ही सोच रहा है कि अगर मंदिर में इंसान बचेगा तभी तो मंदिर में कोई घंटा डुलाने के लिए जाएगा। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? इंसान ही नहीं बचेगा तो गिरजाघर में कौन प्रे करेगा? लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। ये लोग, बीजेपी वाले लोग या एनडीए के लोग, ये चाहते हैं कि देश में ये तोरक पार्टी, ये चाहते हैं लोगों को के बीच जो है ईर्ष्या और द्वेष फैला रहे। ये कभी उर्मिला जी, इसमें एनडीए कहाँ से आ गई? तो ओवैसी और आपके बीच की बात है ना, जो है श्मशान कब्रिस्तान की बात कर दी। ये ओवैसी जी, हमारे उर्मिला जी, आप इसमें एनडीए को क्यों घसीट रही हैं? चाहते हैं ओवैसी जी का देखिए, पूर्व में जो बात हुई, लेकिन अभी जो देश का हालात है मुकेश जी, इस पर साथ विपक्षी लोग अभी देख रहे हैं
ये लोग किस तरह से लोगों को जो फंडामेंटल राइट है, वोट देने का अधिकार है, उस पर भी ये हमला कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं गरीब गुरबा लोग वोट कर पावे। ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है कि लोगों के पास न राधा का नाम घी होगा, न राधा नचेगी, न लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा, न लोग वोट गिराएंगे। तो ये चोर दरवाजे से जो एनआरसी लाने का जो इनका प्रयास है, तो ओवैसी जी भी समझ गए हैं और सारे लोग अभी चाहते हैं कि हम एकजुट हो करके इनका मुकाबला करें। उसी के तहत ओवैसी जी आए हैं और उनको जो है मिलाया जाएगा। ये सारा चीज जो है पार्टी के नेता तय करेंगे। ठीक है, वो पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो पेपर मांगा जा रहा है, जो इंटेंसिव चेकिंग हो रही है और पेपर मांगा जा रहा है चोर दरवाजे से, जिसे आप कह रहे हैं कि एनआरसी लाई जा रही है, तो पेपर मांगने में क्या दिक्कत है? जो यहाँ के ओरिजिनल सिटीजन है उनके पास तो पेपर है ना, जो घुसपैठी है उनके पास नहीं है। तो घुसपैठी है, हमारी लोकतंत्र में तो बाहर जाना ही चाहिए ना। बिहार में क्यों घुसपैठिया जो है वो चुनेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, कौन हमारा नेता होगा? घुसपैठिया क्यों चुनेगा? 20 साल से इन लोगों का शासन है और जो तारी पार आदमी है बीजेपी के गृह मंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं अमित शाह जी, तो इनको बॉर्डर पर इन लोगों का काम है रखवाली करना। बॉर्डर इनके कब्जे में है। ठीक है, गलती हो गई, गलती सुधारी जा रही है ना। गलती हो गई तो गलती सुधारी जा रही है। अब गलती किसकी है? ये आज से थोड़ी घुसपैठिया है। घुसपैठिया तो 20 साल से यहाँ पे है। जब आपकी सरकार थी उस समय से भी थी। तो घुसपैठिया अगर मान लीजिए ठीक है किसी ने भी लाया, किसी की भी गलती हो, लेकिन अब गलती अगर सुधारी जा रही है तो आपको तो समर्थन करना चाहिए उसका, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। सुधारने का मंशा नहीं है मुकेश जी। आपको याद होगी 2003 में ये कहे थे हम निरीक्षण करेंगे, 2 साल लगा था, और ये 25 दिन में चाहते हैं लोगों को जो है हम गहन निरीक्षण करेंगे वोटर लिस्ट का। तो ठीक है, चलिए इस पे तो बात अभी नहीं। और उर्मिला जी, हमारे साथ दूसरे जो मेहमान है वो भी हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं वीआईपी के मुकेश सहनी जी की पार्टी से। सुनील जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ हाजी नाजिम भी जुड़ गए हैं एआईएमआईएम से। सुनील जी, ये जो आपको भी लेटर लिखा गया, आपके नेता को भी लेटर लिखा है ओवैसी जी ने, उन्होंने कहा है कि हमें शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, लेकिन कोई जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं? जवाब देने में देरी क्यों हो रही है? और क्यों शामिल करने के बारे में क्या सही में गंभीरता से विचार हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं चलो बाहर ही रहे ओवैसी तो ज्यादा बेहतर है? डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। आपको आवाज आ रही है? सुनील कुमार जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार आवाज जरा ठीक है, तब तक मैं सुमित शशांक जी के पास जाऊंगा। सुमित जी, ये जो ऑफर है, इस ऑफर से बीजेपी को क्या लगता है कि घाटा होगा, फायदा होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए मुकेश जी, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। और जिन लोगों ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति की बात कीजिए चाहे राजकीय राजनीति की बात कीजिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति का अनुसरण किया, तो वैसे लोग बात करते हैं किस बात की? तो कौमी एकता की बात करते हैं और एकीकरण की बात करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ये जिस तरीके से पानी पी पी करके गाली देने का काम करते थे ओवैसी को, और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये इनका मानना था। तो क्या उस तथाकथित बी टीम को आज स्वीकारने में इनके गले में वही पानी नहीं फंस रहा है क्या? ये भी तो इनको बताना चाहिए। और यहाँ बैठ करके कुछ लोग, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बारे में जो लोग भाषण देते हैं, उनको बताना चाहिए ना कि चारा चोरी के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम कौन है, अलकतरा चोरी के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम कौन है, और किसने गुंडा पार्टी बनाया, किसने बलात्कारियों को एकत्रित करके वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। लालू यादव महिलाओं के अंगों के बारे में गंदे गंदे गाने गा रहे थे और उनकी एमएलसी यहाँ बैठ करके एकदम से भाषण दे रही है। तो उनको बताना चाहिए था ना कि जिस दिन लालू यादव महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अंगों के बारे में गंदे गंदे गाने गा रहे थे, तो उस दिन उनको जवाब तो देना चाहिए था। लेकिन उस दिन ये लोग जवाब नहीं देंगे। ये कौमी एकता की बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं। ठीक है, मैं सुनील कुमार जी अगर जुड़ गए हैं, मेरी आवाज अगर सुनील कुमार जी को जा रही है। मुकेश जी, मैं वही पूछता हूँ ना, इनका सामाजिक सौहार्द का मतलब ये है कि ये एक तरफ कहते हैं कि रामचरित्र मानस मदरसा में लिखा गया, और मदरसा में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके हाथ में लैपटॉप भी नहीं देना चाहते हैं, उनको अशिक्षा के गर्त में ढकेलना चाहते हैं। क्या मुस्लिम बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये बताएं।
क्या मुसलमान परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है सुमित जी, कुछ डॉक्टर वैभव कुमार झा कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने उनको समय नहीं दिया था। अभी सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार वैभव जी जो बोलना चाह रहे थे अपनी बात रखें। जी सुमित जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, अभी तो शुरुआत है, सुमित जी शुरुआत है, अभी आएंगे फिर दोबारा आएंगे आपके पास। जी वैभव विभव जी। भाई मैं ये कह रहा था कि आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे जरा पूछिए कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में क्या गुंडागर्दी थी, क्या बदमाशी थी, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे और माननीय मुख्यमंत्री लालू जी के आवास पे उसको निपटारा किया जाता था। अब बिहार के लोग उसमें MY समीकरण से उसको बिहार को इन्होंने विकास नहीं जातिवाद में धकेल दिया, जिसको दंश की मार बिहार के लोग, बिहार की जनता आज तक झेल रही है। आज भी यहाँ जातिवाद है, जिसको हम एनडीए की सरकार, हमारी पार्टी एलजेपी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि आखिर बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, क्यों बिहार इतना पीछे चला गया। आजादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वही जो बिहार का था, लालू जी ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसीलिए मुसलमान भाई से भी हमारी पार्टी इस बार बहुत ही खुश है। एनडीए से, एनडीए के जो 200 पार के जो मैंडेट हैं उसमें मुसलमान भाई का बेहतरीन जो है उसमें उनका योगदान है। मैं यही कहना चाह रहा हूं आरजेडी से कि अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, नहीं भी करते हैं, हम लोग उसमें पढ़ने वाले नहीं है, कर भी लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार मजबूती से बिहार को विकसित करना है और एनडीए 250 का पार का जो नारा है वो हम लोग पूरा मुसलमान भाई के सहयोग से भी हम लोग करने जा रहे हैं। मुकेश जी एक बार इनसे पूछिए कि ठीक है और उर्मिला जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ जो है मुस्लिम स्कॉलर जो जुड़े हुए हाजी नाजिम, ये AIMIM के अध्यक्ष ये भी है, सदस्य भी है और नेता भी है। मैं उनसे एक सवाल लूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। हाजी नाजिम मैं चाहूंगा कि ये अचानक पत्र लिख करके महागठबंधन में शामिल होने की क्या अफड़ी, क्यों आप अकेले तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, तो आपको महागठबंधन में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ मुकेश जी, देखिए जिस तरीके से देखिए भारत के अंदर सबको संवैधानिक अधिकार है अपने आप में चुनाव लड़ने के लिए। देखिए भाई, देखिए अगर AIMIM अगर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है तो पिछला आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। 2020 के अंदर जिस तरीके से 5 विधायक जीते थे और 4 विधायक 3 नंबर पर रह गए, तो बैरिस्टर साहब का बहुत अच्छा मामला है वहां पे। और महागठबंधन देखिए साहब चाहते हैं कि वहां की अच्छा मामला वोट ना बटे, तो इसलिए महागठबंधन के मैं पूछ रहा हूँ हाजी, इतना अच्छा मामला है आपके बैरिस्टर का, तो फिर वो अकेले क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों जाकर के भीख मांग रहे हैं कि साथ में रख लो? उन्हें रखने को कोई राजी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं जी कि मुझे रख लो। ये क्यों आप गुहार क्यों लगा रहे हैं? हाजी नाजिम। हाँ मुकेश जी, अब ये बता दीजिए एनडीए के अंदर और भी सहयोगी पार्टियां हैं, तो वो एनडीए के अंदर क्यों हैं? तो देखिए भाई, मैं इसी तरीके से महागठबंधन के अंदर अगर AIMIM अगर हो जाए, देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवैसी साहब चाहते हैं कि वहां पर वोट का बिकाव ना हो, ओवैसी साहब चाहते हैं कि बिहार का अब ओवैसी साहब के चाहने से कुछ नहीं होगा ना। एक बात पता है मुकेश जी, कुछ नहीं होगा। ओवैसी को अंदर करने के लालू यादव की इजाजत भी चाहिए, मुकेश सहनी की भी इजाजत चाहिए, कांग्रेस की भी इजाजत चाहिए। वो लोग तो देंगे नहीं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं, और अगर आपको आवाज आ रही है सुनील कुमार जी, तो क्या मुकेश सहनी जी या आपकी पार्टी जो है उनको भी पत्र लिखा गया है? क्या आपको अभी तक इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप हाँ ना जो भी कहना है कह दीजिए। आप ओवैसी को रख रहे हैं अपने साथ या नहीं रख रहे? देखिए, ओवैसी के पार्टी को गठबंधन में शामिल करने का निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी, लेकिन हाँ, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ओवैसी भी टीम भाजपा के माने जाते हैं, तो उन पर जो ये तमगा लगा हुआ है, तो ये दाग तो उन्हें ही धोनी पड़ेगी। जो पिछले बार भी सीमांचल में उन्होंने काम किया, वोट कटवा का काम किया, सेकुलर फोर्सेस को कमजोर किया, और इसके साथ ही ओवैसी के जो एमएलए थे वो विचारधारा से चुके राजद के थे, तो वो राजद में चले गए। फिर ओवैसी साहब का ये जो पैतरा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी उसकी वेल इंटेंशन है, ये तो समय से मालूम चलेगा। मगर आज के दिन में दो बात तो स्पष्ट है कि ओवैसी जी ये कौन सा कर रहे हैं, वो मीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि मीन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनका यहाँ जनाधार क्या है? वो हैदराबाद में आधार उनका हो सकता है, यहाँ कोई जनाधार नहीं है। फिर भी
फिर भी उनकी जो 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 उनकी दरख्वास्त है उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगी। डॉक्टर और जो भी बातें होंगी सब सुनील कुमार जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, आप इतने अनुभवी नेता, इतने पढ़े लिखे नेता हैं, इतने जानकार हैं, फिर भी आप जो बात कह रहे हैं कि उनका आधार क्या है? 5 सीटें जीते हैं वो, 5 सीटें, 25% उनका जो है परफॉर्मिंग रेट है, 20 में से 5 सीट उन्होंने निकाली है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दाग वही धोएंगे, तो दाग धोने के लिए ही तो आपके पास आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बी पार्टी है, वोट कटुआ है, तो आप रख लीजिए अपने साथ। और आप कह रहे हैं जो टेस्ट देना होगा, तो टेस्ट करना लेना तो आप ही का काम है ना। अगर वो वोट कटुआ है, अगर वो बी टीम आप कह रहे हैं, तो आप ले लीजिए, उन्होंने तो ऑफर दिया है। इतना सोच विचार क्यों? देखिए मुकेश जी, ये सही है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं कि लोकतंत्र में किसी को कमतर आंकने का अधिकार हमें नहीं है। जनता ही उन्हें बताती है कि वो कमतर है कि मजबूत है। लेकिन हाँ, ओवैसी साहब का भाजपा के बी टीम के बारे में ये जो इंप्रेशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, सभी लोग जानते हैं। और हमारे अल्पसंख्यक अकलियत के भाई जानते हैं कि कुछ ओवैसी के भेष में भाजपा के एजेंट आ सकते हैं जो कि सिलर फोर्सेस को कमजोर करने का काम करेंगे और उनके लोभ में, उनके चारा देने पर फंसना नहीं है, सारे जानते हैं। मगर हाँ, अगर ओवैसी साहब सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना चाहते हैं तो वो एक तरफा निर्णय लेना कि हम महागठबंधन को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, कि हम जो भी भाजपा को सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करेगा, सेकुलर फोर्सेस को हमारा 100% समर्थन रहेगा, वो कर ले। समय के साथ मैं फिर कह रहा हूं, मतलब आप सुनील जी ये कह रहे हैं, सुनील जी आप कितना और लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन कर दीजिए, खड़ा मत होइए चुनाव में, जो मनोज झा कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई आप डेमोक्रेसी में कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, भारत है, तो आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन दे दीजिए, चुनाव मत लड़िए वहां से। ये कौन सा समर्थन लेना हुआ? वो तो आपको कह रहे हैं ना, मैंने नहीं कहा। नहीं, जो आपकी पार्टी कह, आपने कह रहे थे भाई समर्थन दे दीजिए, तो समर्थन देने का क्या मतलब है? समर्थन ही तो दे रहे हैं आपको समर्थन ही तो दे रहे हैं ना जी। मैं बस एक ही बात कह रहा हूं, ये अपने ऊपर लगे दाग को धोना और अपना प्रायश्चित करना जो उन्होंने किया है, वो सेकुलर फोर्सेस को हमेशा कमजोर किया है, वोट कटवा का काम किए हैं और भाजपा के बी टीम का लेबल लगा है। तो अपने इंप्रेशन, अपने दाग को धोने के उन्हें ही आगे आना होगा। और वो तो आगे आ रहे हैं ना सर, वो तो आगे आए हैं, उन्होंने तो आगे आकर के पत्र लिखा है ना, रिक्वेस्ट किया है जो शामिल कर लो। तो वही तो कह रहे थे, अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो दाग धो दें उनका हम और शामिल कर लें, गले बड़ा हो करके हाथ फैला करके गले लगाएं। तो आप लोग वो करने में इतना देरी लगा रहे हैं, इसी पे तो सवाल उठ रहा है। मुकेश जी, पत्र देने के पहले उन्होंने प्रेस को अवगत करा दिया पत्र से, तो ये उनका क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देख लीजिए ना, आप एक बार आजमा के देख लीजिए, क्या आपको तो कोई नुकसान नहीं फर्क पड़ता है? नहीं, आप फर्क पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो निर्णय होना था, अगर वो पत्र दे करके जनता में पहले कर दिए तो वो स्टंट कर रहे हैं कि मीन कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को फैसला करना होगा। और ये ना, आपके पास तो मौका है, आप उनके स्टंट को एक्सपोज कर सकते हैं। आप ओके करके इन करके देख लीजिए, अपने आप जो झूठ है तो सामने आ जाएगा। चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी को इन करने में महागठबंधन में क्यों दिक्कत हो रही है, महागठबंधन के नेताओं को और खासतौर पे आरजेडी को। इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। और अभी हम डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ थे, वीआईपी के प्रवक्ता, वो हमारे बता रहे थे। और सुमित जो सुमित है, और मेरा नाम जरा सा मैं कहूँगा जरा ठीक कर ले, दोनों का नाम अलग अलग है। सुमित शशांक कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँगा। सुमित, जो आप बोलना चाह रहे थे अपनी बात रखें, उसके बाद विभव जी के पास जाएंगे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें। और एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगा नाम सही करें दोनों मेहमानों का अपना। जी सुमित बोलिए। सुमित, आवाज आ रही है? अगर आपको दिक्कत है आपकी आवाज में तो मैं चाहूंगा जो वैभव जो है, वैभव जी अपनी बात रखें। मुकेश जी, मेरी जी आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? देखिए मुकेश जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति इन दोनों ही दलों के बीच में इसलिए है कि ओवैसी जी को स्पष्ट रूप से पता है, कुछ दिन पहले आप जाके पूर्व का जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव बिहार का, उसको अगर आप लेंगे ना तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ओवैसी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार विधायक चोरों को सबक सिखाया जाएगा। और विधायक चोर उन्होंने किसको कहा था? तो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र को कहा था। तो कहीं ना कहीं आज उनका मानना है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और गलती से भी अगर उनका कोई एक विधायक बन जाता है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे उसको चुरा ही लेंगे। तो ये लोग एक तरीके से, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल
जो है वो भी निश्चिंत बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ समस्या जो है वो खड़ी होती है, किसके लिए? पैसे के लिए खड़ी होती है। और ये सेकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, तो सेकुलर फोर्सेस की ठेकेदारी केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ही कैसे ले ली है, इस बात को भी कहीं ना कहीं तय करना चाहिए। और दूसरे तरफ मैं ये कहूंगा कि विरोधाभास की स्थिति इन दोनों में इस तरीके की है कि तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है। इन दोनों ही दलों ने बिहार के लोगों को लूटने का काम किया, बिहार के लोगों को बर्बाद करने का काम किया, बिहार के भविष्य को चौपट करने का काम किया। कभी भी शिक्षा दीक्षा की बात नहीं की, कभी भी युवाओं के उत्थान की बात नहीं की, कभी गरीबों के कल्याण की बात नहीं की, सिर्फ जात की बात की, मजहब की बात की। और उसी मजहब के अंतर्गत उर्मिला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। मदरसों में उचित तालीम प्रदान की जाए, उनके बच्चे भी राष्ट्र के लिए ऐसे बने, इसके लिए आऊंगा आपके पास। सर हमारे पास और विभव, डॉक्टर विभव जो है वो बोलना था। विभव जी एक सवाल जी। मुकेश भाई, जो भी वीआईपी से हमारे डॉक्टर सुनील साहब बात कर रहे थे, उनसे एक सवाल खाली करिए मेरी तरफ से कि तेजस्वी यादव जी इनको भाव दे रहे हैं क्या? महागठबंधन में तो है, ये अभी ओबीसी साहब की बात कर रहे हैं, कितनी सीट इनको देंगे? मैं तो अभी तो कांग्रेस के नहीं है प्रवक्ता, मैं तो पिछले डिबेट में था तो कांग्रेस के उससे पूछा, 15 सीट तो कांग्रेस के ये लोग देंगे नहीं। पिछली बार तो इनको 70 सीट दिया और ये लोग 19-20 सीट जीत के आए। कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इनको पूछिए कि कितने सीट इनको ये देंगे। बिहार में इस बार एनडीए की 225 पार होने वाली है संख्या। ओबीसी साहब की बात जो ये कर रहे हैं, इनसे जरा से पूछिए कि कितने तेजस्वी जी इनको सीट दे रहे हैं। वो मुझे लगता है कि 80% सीट पे वो खुद चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, वो ना इनको बुला रहे हैं, टाइम ये लोग खूब मांग रहे हैं। मेरे मुकेश जी, आप वो भी मुकेश भाई, हमारे मुकेश साहनी जी, ठीक है, हमारे जिले तो से अगर इनको सीट नहीं देती है, अगर आरजेडी सीट नहीं देती है जी, मैं सुनील जी आ रहा हूं आपके पास, तो क्या मतलब एनडीए का दरवाजा खोल रहे हैं आप? इस तरीके की बात आप ऑफर दे रहे हैं क्या? देखिए ये सब तो हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी और एनडीए घटक दलों में तय होगा। मैं तो अभी मुकेश भाई जो डिबेट, ठीक है। उर्मिला जी कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा। उर्मिला जी मुकेश जी, हाँ। ये जो कह रहे हाँ। सुनील जी, मैं इनको कहना चाहती हूँ, 15 साल पहले की बात करते हैं, 2005 से पहले, 2005 11 साल केंद्र में और 20 साल बिहार में, बाकी 15 साल 20 साल गिनते रह जाइएगा आप लोग। क्यों आपको कि आपके नेता जो मन की बात करते हैं, आदरणीय इस देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने बिहार को क्या दिया? बिहार ने 40 में से 39 सीट आपको दिया 2014 में, और आपने विशेष वो दिन भूल गए। 50,000 करोड़ वालों को जेल भिजवाया। साहब आपके लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना दी। सुमित जी, ठीक है। उर्मिला जी अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी मुद्दे पे हमें रहना चाहिए। जिस मुद्दे पे अभी हम उर्मिला जी बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे पे बात करें, वरना मुद्दे तो इतने हैं कि आप बात करते रह जाए, खत्म नहीं होने वाले। ठीक है सुमित जी, मैं एक बार सुमित जी मैं आ जाऊंगा बीच में, प्लीज बीच में मत बोलिए। सुनील जी, डॉक्टर उर्मिला जी, ठीक है, डॉक्टर सुनील कुछ बोलना चाहते हैं? जवाब दे रहा हूँ, हमारी बहन। ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपको जवाब देने के लिए समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? मुकेश जी, हमसे पूछा जा रहा था जी कि हमें कितनी सीट मिल रही है और हमें तवज्जो मिल रही है कि नहीं। उर्मिला जी एक बार सुनील जी को सुन लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा था कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं और हमें तवज्जो मिल रही है कि नहीं, तवज्जो मिल रही है कि नहीं। तो मैं बता दूं अब लोकजपा रामविलास के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई से को कि देखिए, इनकी जो स्थिति है अपने गठबंधन में, उससे तो अच्छी हमारी जरूर है। ये कभी 243 सीट पर लड़ते हैं, कभी बिहार आने का इनके नेता वायदा करते हैं, कभी इन पर जो जीतन राम मांझी इन पे कटाक्ष करते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। इनकी अपनी स्थिति गठबंधन में चूंकि खराब है एनडीए में, तो समझते हैं अपने ढंग से कि इधर भी खराब होगा। यही नहीं, एनडीए में टोटल कंफ्यूजन की स्थिति है। हम तो चट्टानी के साथ है महागठबंधन में, जहाँ चीजें तय है, जहाँ चीजें तय है। स्पष्ट डॉक्टर साहब, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जो अलग अलग सभाओं में, आरा में और राजगीर में जो कहा है, मुकेश भाई एक सेकंड कहने दीजिए हमको, तो 243 का मतलब ये कि हमारी जो पार्टी है ना, पांच दलों का इसमें संगम है। हमारी जो एनडीए है यहाँ बिहार में, उसमें 243 पे हमारी जो टीम है वो पूरी लगी हुई है, और हमारी जो पार्टी है ना 38 जिलों में पूरा संगठन है। हम लोग एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तभी तो 225 पार करेंगे डॉक्टर साहब।
243 जो है हम लोग एनडीए के लिए करेंगे और इस बार आपको 225 पार हम लोग जीत रहे हैं 225। अब आप अंदाजा लगा लीजिए 243 में आप कितने सीट पर लड़ेंगे, आपको कितने विधायक जीत के आएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुकेश भाई पुराने मित्र हैं, आप पूछ लीजिएगा। देखिए एनडीए के पास न तो अच्छे नेता हैं, न अच्छे नीति है और न अच्छा नियत है। नेता एनडीए के डॉक्टर सुनील, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। अब सारे अच्छे, मुझे तो लग रहा है कि नेता जितने अच्छे और बड़े नेता एनडीए में हैं उतने तो आप लोगों के पास नहीं है, और मुझे लगता है नेताओं का अकाल है आपके यहाँ। 2-4 बड़े नाम को छोड़ दे तो कोई बड़ा नेता आपके यहाँ प्रचार करने के लिए भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा जी कि किसी भी मुकेश सहनी जी, जो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, उन्होंने एक सहनी समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया क्या? ये कुछ ज्यादा ही बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी जो है वो कट के आ रही है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बात करते हैं लेकिन किसी भी सहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, और ये बात करते हैं, और जो जिस प्रकार के आरोप लगते हैं, जो चीजें दिखती हैं कि किस तरीके से टिकट में भी खरीद फरोख्त की नीति अपनाई जाती है, उसके बाद भी ये किस तरीके से वकालत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एनडीए के पास नेता नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हो, जहां आप देखेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी जैसे युवा नेता हो, जिस दल पे, जिस गठबंधन में विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, आदरणीय आप देखेंगे कि जिस तरीके से अपराधियों को ठिकाने लगाने की बात करने वाले आदरणीय सम्राट चौधरी जैसे नेता हो, उस दल के पास ये कहते हैं कि नेता नहीं है, तो किसकी बात करते हैं? सर्कस का रथ लेके सिंहासन लगा के और गरीबों में। डॉक्टर सुनील साहब से, मुकेश भाई, डॉक्टर सुनील साहब से ये पूछिए कि जब आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था महागठबंधन का, तो हमारे मुकेश सहनी भाई जो है हमारे प्रिय भाई हैं, बहुत पुराने मित्र हमारे, 2010-12 से हमारे मित्र हैं वो, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थे। हम मिलते हैं, हम लोग मैथिली में बात करते हैं बहुत लंबा, डॉक्टर साहब को पता नहीं होगा। तो वो क्यों ये इल्जाम लगा के गए कि तेजस्वी जी ने मुझे छुड़ा भोंका, पीठ पे छुड़ा भोंका, फिर क्यों गए वहां पर? वो आखिर उनसे ये पूछिए ना, ये सवाल करिए ना। अरे वो पुरानी बात हो गई सर, फिर वहां चले गए सर। इस तरीके की पुरानी बात है तो आपके साथ भी बहुत है ना सर। वो चीजें तो इतिहास के पन्ने पलटिएगा तो बहुत सारे जख्म आपके बीच में भी हैं। और ये कह रहे हमारे यहाँ नेता नहीं है, हमारे यहाँ करिश्माई नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब दे रहे हैं डॉक्टर सुनील को जवाब दे। 22 राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के केस पे होता है। जी जरा सामने क्या बात कर रहे हैं सुनील जी को? जी, बिहार में भाजपा से लेके हर पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी का देखिए ना, हर दल हर समाज में। ठीक है विभव जी, आप जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। जी बताइए डॉक्टर सुनील जी। पहले तो मैं सुमित जी का जवाब दे दूं। सुमित जी ने कहा नेता, वो तो बड़े नेता गिनाने लगे। मैं ये जानना चाहता, नेता का मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि जो सीएम फेस है या नहीं है, तो ये सीएम फेस जो है। जी उर्मिला जी मैं आऊंगा आपके पास, उर्मिला जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जरा डॉक्टर सुनील जी को सुन रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं है जी, भाजपा बैठते हैं, ये अगर बोलते हैं तो उनकी कैपेसिटी रखना चाहिए। मतलब था जो सीएम फेस है, हम लोग रहती है तो बोलते ही रहते हैं। जी जी, दूसरे की बात भी सुनिए और अगर प्रश्न करिए तो जवाब भी लीजिए। ठीक है, जवाब आपसे ले रहे हैं। जी सुनील जी, जी बोलिए सुनील जी। देखिए मुकेश जी, मैंने कहा, उन्होंने कहा अपने नेता की उन्होंने बातें जड़ी गिनाई। नेता से मतलब मेरा सीएम फेस और नेतृत्व से, तो एनडीए का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं। जी, और मुझे लगता है कि एक बार वीडियो जो है सुनील जी का थोड़ा सा फिर से ठीक करें, तब तक मैं उर्मिला जी कुछ बोलना चाह रही थी, बीच में उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उर्मिला जी अपनी बात पूरी करें। मैं कहना चाहती हूँ जो लोग जो बोलते हैं, हमेशा इल्जाम लगाते रहते हैं हमारे नेता पर, इनको कहिए नंबर 1 बिहार बनाना चाहते हैं। इनके नेता कहते हैं कि बिहार को बनाने के लिए आ रहे 243 पर लड़ेंगे चुनाव, तुरंत घुटना टेक देते। हमारे आदरणीय नेता की इन आताताइयों के आगे घुटना नहीं टेकना चाहिए, जितना बार इल्जाम लगा कर जेल भेज दीजिए। मैं करना चाहती हूँ। ठीक है उर्मिला जी, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो रहा है कि ओवैसी को आप लोग महागठबंधन में शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सवाल ये था, आप लोग इधर उधर बात करने लगे। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवैसी अभी चुनाव
चुनाव का जो है अभी कोई बिगुल नहीं फूका गया है। अभी तो ये लोग चोर दरवाजे से चाहते हैं किस तरह से गरीब गुरुआ वोट से वंचित हो जाए, उस काम में लगे हुए हैं। जब समय आएगा तो सारा चीज आपको दूध का दूध और पानी हो जाएगा। अभी विचार विमर्श चल रहा है आदरणीय नेता का। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय जो है आज आपने देखिए कि हमारे पार्टी ठीक है उर्मिला जी, अभी आप तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही बात है कि जो लालू यादव जो तत्काल उनसे सवाल पूछिए जवाब उनकी जुबान पे होता था, उनके सामने समस्या रखिए और उसका समाधान उनकी जुबान पे होता था। ओवैसी जी ने पत्र क्या लिख दिया है उनकी पार्टी ने, इनको 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक इन होंगे या आउट होंगे बोलने में असमर्थ है। पहली बार मुझे लगता है कि लालू यादव जी से कोई टफ सवाल किसी ने पूछा है पॉलिटिक्स में, तभी उनके पास शायद जवाब नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए उर्मिला जी आपका, सुमित शशांक जी आपका, डॉक्टर विभव कुमार झा जी आपका और डॉक्टर सुनील कुमार जी आपका, और हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे साथ रखी। लेकिन जो ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और महागठबंधन में जाने की बात की है, आग्रह किया है लालू यादव से, मुकेश सहनी जी से और कांग्रेस के नेताओं से कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, और अपने ऊपर जो दाग लगा है उनका कि ये वोट कटवा है या बीजेपी की बी पार्टी है, उस दाग को धोने के लिए लालायत जो ओवैसी है वो चाहते हैं कि उनका ये दाग धुले। लेकिन इस दाग धोने में जो साबुन महागठबंधन को लग रहा है वो साबुन बहुत महंगा है, क्योंकि वो साबुन को खरीदने के लिए इन्हें अपना बड़ा जो वोट बैंक है मुसलमानों को, वो जो है ओवैसी की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि लालू यादव को इतना समय लग रहा है इस बात पर डिसाइड करने में कि ओवैसी को इन करे या आउट। वैसे आप मान लीजिए कि कभी भी ओवैसी को लालू यादव महागठबंधन में इन करने वाले नहीं हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।